नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा की मुसीबत बढ़ सकती है। सरकारी वकील कोर्ट से नवनीत राणा की शिकायत कर सकते हैं। सरकारी वकील कोर्ट की अवमानना की शिकायत कर सकते हैं। नवनीत राणा ने आज अस्पताल से निकलकर मीडिया से बात की थी। नवनीत को बेल के वक्त कोर्ट ने मीडिया से बात न करने की नसीहत दी थी, लेकिन आज नवनीत राणा ने मीडिया से बात की। अब सरकारी वकील कोर्ट से नवनीत की शिकायत कर सकते हैं। उधर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली आकर नवनीत राणा लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगी। स्पीकर से नवनीत राणा महाराष्ट्र सरकार की शिकायत करेंगी। नवनीत का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान थाने में और जेल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, सांसद के प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया गया। दरअसल 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी बताई थी, जिनका उल्लंघन करने पर जमानत रद्द करने की बात कही गई थी। जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि नवनीत राणा और उनके पति इस विवाद या इस केस से लेकर मीडिया में कोई भी किसी तरह का बयान जारी नहीं कर सकते। लेकिन नवनीत राणा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मीडिया से बात की और अपनी गिरफ्तारी को लेकर बयान भी दिया। तो आपको बता दें कि अब इस तरह से नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अस्पताल से जैसे ही छुट्टी मिली नवनीत राणा की तो मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया के सामने उन्होंने तमाम तरह की बातें की कि जेल में उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ और उस तरह से सम्मान नहीं किया गया, एक सांसद होने के नाते उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। हालांकि अब दोनों पति पत्नी दिल्ली आ रहे हैं और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और किस तरह का व्यवहार उनके साथ जेल में किया गया। तो अब ये तमाम चीजों को लेकर दोनों पति पत्नी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकारी वकील जो हैं अब कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये शर्तें रखी गई थी कि जब वो जेल से रिहा होंगे तो इसी शर्त पर उन्हें जमानत दी जा रही है कि वो किसी भी तरीके से मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका उल्लंघन हुआ है एक तरह से, तो अब सरकारी वकील जो हैं इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अस्पताल से जब बाहर आई नवनीत राणा तो उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात की, किस तरह का व्यवहार उनके साथ जेल में हुआ, ये बातें उन्होंने मीडिया से कही हैं। और अब कहीं ना कहीं ये मुसीबत में घिरती नजर आ रही हैं नवनीत राणा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया गया वहां जो तमाम समर्थक थे जब जेल से बाहर आई नवनीत राणा। और सरकारी वकील के साथ साथ अब शिवसेना ने भी मीडिया से बात करने पर नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना ने कहा कि नवनीत ने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट और पुलिस इस पर संज्ञान लें। आज का नवनीत राणा दंपति का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आदरणीय कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि आप जेल से बाहर निकलने के बाद कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे सद्भावना बिगड़े, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पोस्ट नहीं करेंगे, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। सारे नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं आप, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं आप। और आज तो आपने हद कर दी कि आज आपने महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री को चैलेंज किया कि जहां से चुनाव लड़ना है मैं लड़ूंगी आपके सामने चुनाव। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी शिव सैनिक को चुन लीजिए और जहां से बोलिए वहां से लड़ जाएं। 2014 में आप चुनाव हार चुकी हैं, आप कोई बहुत बड़ी 30 मार खा नहीं है, ठीक है। 19 में आप चुनाव जीती हैं, लोकतंत्र में लोग हारते जीतते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, उनकी एक शोभा होती है। उन पर अशोभनीय टिप्पणी बंद करिए। मैं मुंबई पुलिस और आदरणीय हाई कोर्ट, आदरणीय कोर्ट का संज्ञान चाहूंगा कि आप इस मामले की जांच करें। इस बीच आपको बता दें, हॉस्पिटल से निकलकर एक बार फिर नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर जोरदार हमला बोला। इंडिया टीवी से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा, शिवसेना की धरती हिल गई है, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का रास्ता छोड़ चुके हैं। नवनीत जी जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजते हैं, वो अयोध्या में पोस्टर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शिवसेना की ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कौन असली और कौन नकली, ये बताने की जरूरत पड़ गई है। तो इसमें समझ जाना चाहिए कि उनकी धरती कितनी हिल गई है।
हिंदुत्व याद दिला दिया है, काफी दिन से ये मुद्दा उठा नहीं था। मुझे लगता है उनको हिंदुत्व याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो अपना मार्ग ही छोड़ चुके हैं। नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व मुझे शिवसेना को याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो हिंदुत्व का मार्ग ही छोड़ चुके हैं। अयोध्या में लगे पोस्टर्स पर लगातार नवनीत राणा ने जो है वार किया है, कहा है कि असली नकली कौन है ये जनता बताएगी, और लगातार उन्होंने साफ तौर से जो है उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। और नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार से एक बार फिर से सवाल पूछा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी मुझे सजा इन लोगों ने दी है। और यह भी कहा कि अगर हनुमान चालीसा और श्री राम भगवान का नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल जेल में रहने को वो तैयार है। मेरे पूरे भारतवर्ष की जनता को और मेरे महाराष्ट्र की जनता को और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। और जिस आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी। मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। और सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार अटैक किया। रवि ने कहा उद्धव को राम भक्त जवाब देंगे, वो घर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। रवि राणा ने कहा कि उन्हें 14 साल भी जेल में रखा जाए तब भी उन्हें परवाह नहीं है। रवि जी, उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया है, उद्धव ठाकरे को चैलेंज देना कितना मुश्किल हो सकता है? जो उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से इस महाराष्ट्र को डुबाने का काम किया है, इस महाराष्ट्र की जनता उनको सबक सिखाएंगी। हम महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, किसान हैं, बेरोजगार मजदूर हैं, लोड शेडिंग है, महाराष्ट्र में औद्योगिक धंधे नहीं है, बड़े पैमाने में यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। जो जनता उद्धव ठाकरे जी ने आज मुश्किल में लाया महाराष्ट्र को, उसी महाराष्ट्र को बढ़ाने का काम वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। आज उसका देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया उसको रोकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सिर्फ घर में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको मेरी सलाह है, अभी भी महाराष्ट्र के जिले जिले में घूमो, किसानों के दर्द समझो, बेरोजगार लोगों को न्याय दो और वहाँ पे रहे हुए जो प्रश्न है महाराष्ट्र के वो निकाल में लाओ, उसके लिए लड़ना चाहिए। इस तरह से क्रूर राजनीति करके उन्होंने हनुमान भक्तों और राम भक्तों को नर्वस किया है, उनको जवाब वो देंगे। घर से गिरफ्तारी होती है हनुमान चालीसा पढ़ने पर, अगर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी जाए तो आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ झेलना पड़ सकता है इस राजनीति में? देखिए, हमने कभी कहीं जीवन में गलत काम किया नहीं है। हमेशा किसानों के हित के लिए लड़े, बेरोजगारों के लिए लड़े, महाराष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए लड़े। अगर उसके लिए लड़ने में अगर हमको दिक्कतें आती है, हर दिक्कत का सामना हम करेंगे। हनुमान चालीसा हमारे रग रग में, श्री राम भगवंत हमारे रग रग में, उसका नाम लेने के लिए और उसके नाम का स्मरण करने के लिए उद्धव ठाकरे हमें रोक नहीं सकते। 14 दिन ने 14 साल भी जेल में रहे तो परवाह नहीं करेंगे। अयोध्या में जो पोस्टर्स लगे उसको लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या के पोस्टर ये बता रहे हैं कौन नकली और कौन असली है। ये अगर उद्धव ठाकरे जी को बताना पड़ रहा है तो समझ जाओ आप कि असली जो थे वो बाला साहब थे। उद्धव ठाकरे बाला साहब के नखून की भी बराबरी नहीं करते। ये अयोध्या के पोस्टर से मालूम पड़ा। इस बीच शिवसेना पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व भूल चुकी है, इसलिए वो अपने को असली और दूसरों को नकली बता रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर नवनीत राणा के साथ गलत बर्ताव किया गया। जनता शिवसेना को कभी माफ नहीं करेगी।
नवनीत राणा आज लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और उन्होंने जो यातनाएं उनके ऊपर हुई, जो सफर उन्होंने तय किया भायखला जेल में, उसके बारे में उन्होंने काफी सारे गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगाई और खुली चुनौती उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी है कि वो जगह तय करे, जहां कहीं भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ वो लड़ेंगे, ऐसा ताल उन्होंने ठोका। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राम कदम खुद हैं। सर, ये पूरा जो प्रकरण हुआ, हनुमान चालीसा से लेकर जो विवाद शुरू हुआ, जेल तक का जो है सफर तय करना पड़ा राणा दंपति को, लगभग 13 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, आज डिस्चार्ज हुई हैं, उन बातों को याद करके वो काफी ज्यादा आज भावुक भी हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कैसी विडंबना है महाराष्ट्र की भूमि पर कि जो भगवान का नाम लेना चाहता है, हनुमान जी का नाम लेना चाहता है, उसके ऊपर यह सरकार न केवल मुकदमा दर्ज करती है, अंग्रेजों के शासन काल में भी जिस प्रकार के जुल्म नहीं हुए होंगे, इस प्रकार के जुल्म किए जाते हैं। वो भी किस पर? सांसद पर, उनके पति विधायक है उन पर। क्या हो क्या गया महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को? जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, पुलिस बल का आप गलत उपयोग करोगे, उनकी आवाज दबाओगे। इस प्रकार से लोगों की वे आवाज दबा नहीं सकते। अतीत में भी विगत 2.5 वर्षों से उनकी जो लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है, दुस्साहस है, देश ने देखा। भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। शिशुपाल के 99 अपराधों के बाद उसे भी दंड मिला था। कोई अभिनेत्री का घर तोड़ा जाता है, पत्रकारों को जेल में भेजा जाता है, फौजी के घर में घुस करके बाहर निकाल करके उसे पीटा जाता है, इस भूमि पर साधु संतों को बर्बरता से मार दिया जाता है, उनकी चीख इन्हें सुनाई नहीं देती, उनकी किलकारियां इन्हें सुनाई नहीं देती। यह मद है, यह अहंकार है, और अहंकार का घर कभी ना कभी भगवान उसे दंडित करता है। अब महाराष्ट्र सरकार की अब दंड सहने की बारी आई है। आज वापस से वो जब निकली तो उनका बॉडी लैंग्वेज सेम उसी तरीके का था जैसा पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ऐलान किया था। हाथों में हनुमान चालीसा का पाठ की एक जो है किताब थी, भगवान बजरंग बली की उन्होंने मूर्ति भी हाथ में ली। एक तरह से उन्होंने कहा कि उनका जो संघर्ष है वो आगे भी जारी रहेगा, वो डरने वाले नहीं है। और खास तौर पर उन्होंने खुली चुनौती दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि आप चुनाव लड़िए, आपके खिलाफ मैं लड़ूंगी और आपको आपकी जो है अपनी ताकत दिखाऊंगी, स्त्री शक्ति क्या होती है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो साहस है, ये अध्यात्म का साहस है, ये ईश्वरी शक्ति का साहस है। ये हनुमान जी ने साहस और बल उन्हें दिया है। और कौन सा उन्होंने अपराध किया? भगवान का नाम लेना क्या अपराध है? कह देते मुख्यमंत्री, कह देती सरकार कि आइए आपका स्वागत है, पर नहीं, उन्होंने अहंकार के चलते हुए उन्होंने भगवान का नाम लेने वालों को 10 दिन कारावास। किसकी सरकार है? हनुमान का नाम लेने के बाद किसके रोंगटे खड़े होते हैं? हमने त्रेता में देखा था, रावण के खड़े होते थे। क्या इस तीनों दलों की सरकार में रावण का रूप आया है? क्या आया है? आपको बता दें, राणा दंपति और उद्धव ठाकरे के बीच की इस जंग में बीएमसी की भी अब एंट्री हो गई है। राणा दंपति के घर पर अब बीएमसी का हथौड़ा भी चल सकता है। कल बीएमसी की टीम खार वाले घर का दौरा करेगी। बीएमसी घर में अवैध निर्माण का जायजा लेगी। इससे पहले 2 बार घर बंद होने की वजह से बीएमसी की टीम वापस लौट चुकी है। तो अब आपको बता दें कि बीएमसी भी इस पूरे विवाद में कूद गई है और हथौड़ा चल सकता है राणा दंपति के घर पर, खार वाला जो उनका घर है। और इससे पहले 2 बार टीम गई बीएमसी की, लेकिन घर बंद था। अब वापस एक बार इनके घर का दौरा कर सकती है बीएमसी और देखना होगा कि अब किस तरह का एक्शन बीएमसी की तरफ से लिया जाता है। और आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त नवनीत राणा के घर पर काफी हलचल है। नवनीत राणा के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। नवनीत और रवि राणा के घर बीजेपी नेता राम कदम भी पहुंचे। आपको बता दें, नवनीत राणा कल दिल्ली आ सकती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकती हैं। ओम बिरला से पूरे मामले पर शिकायत भी कर सकती हैं कि जो प्रोटोकॉल होता है सांसद का, उसका ख्याल नहीं रखा गया है। और हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नम्रता, राम कदम अभी पहुंचे उनके घर पर, जबरदस्त हलचल वहां पर है, क्या कुछ चल रहा है, क्या बता पाएंगे आप वहां से?
जी बिल्कुल, बीजेपी नेता राम कदम फिलहाल पहुंचे हैं नवनीत राणा के घर पर उनसे मुलाकात करने। इसके पहले उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर निशाना साधा। फिलहाल राम कदम जो हैं खार के इस लेवी अपार्टमेंट के अंदर हैं। 8वीं मंजिल पर नवनीत राणा और रवि राणा का घर है। ये इस इमारत में बीजेपी नेता पहुंचे, उनके साथ मीटिंग तो चल रही, साथ ही नवनीत राणा के और भी जो करीबी हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे भी बातचीत चल रही है। और ये आपको बता दें कि इस इमारत में 2 दिन पहले जो है बीएमसी की टीम आई थी अवैध निर्माण का एक नोटिस लेकर। यहाँ पर रवि राणा और नवनीत राणा मौजूद नहीं थे, जिसके बाद टीम वापस चली गई। लेकिन अब हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बीएमसी की जो टीम है वो कल फिर यहाँ पर पहुंच सकती है, जब राणा दंपत्ति को दिल्ली के लिए निकलना है, जहां पर वो लोकसभा स्पीकर से प्रोटोकॉल के तहत शिकायत जो है वो सबमिट करेंगे। ऐसे में अगर बीएमसी की टीम सुबह यहाँ पर पहुंचती है तो एक बार फिर से वो घर के इंस्पेक्शन की बात कहेगी, क्योंकि बीएमसी ने जो दरवाजे पर नोटिस लगाया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि राणा दंपत्ति की तरफ से खार के इस घर में अवैध निर्माण किया गया है, यानी कि स्ट्रक्चर पर बदलाव किया गया है। लेकिन जब रवि राणा से हमने इस पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ एक पर्सनल टारगेट है। ये जो बिल्डिंग है वो 15 साल पुरानी है, कई परिवार यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में जब हनुमान चालीसा की विवाद के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है तो शिवसेना के हाथ में खासतौर पर बीएमसी है, तो इसको एक टूल की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का आरोप जो है वो रवि राणा ने जो है बीएमसी पर भी लगाया है और उद्धव सरकार पर भी लगाया है। तो बीएमसी जो है वो सुबह यहाँ पर पहुंच सकती है। साथ ही दूसरी बात कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की जो अवमानना मैं नम्रता इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए, जब आप रवि राणा और नवनीत राणा से बात कर रही थी तो उन्होंने क्लियरली ये बोला कि देखिए आप कोर्ट के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तो यानी उनको क्लैरिटी है कि किस बारे में वो बोल सकती है मीडिया से। हालांकि शिवसेना को हमने सुना, शिवसेना का साफ ये कहना है कि कोर्ट की अवमानना हुई है और इसके खिलाफ अर्जी डालेंगे कि कोर्ट की अवमानना हुई है। सरकारी वकील भी एक्टिव हो जाएंगे अब इस पूरे मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी है नवनीत राणा को। आपसे बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन किस तरह से मेरे साथ जेल में बर्ताव हुआ और यह सब उन्होंने जरूर कहा मीडिया के सामने। जी बिल्कुल, कोर्ट के विषय पर उन्होंने खुलकर भी बात नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर जितने भी बयान दिए वो पॉलिटिकल रिएक्शन दिए हैं। जिस तरह की जेल प्रशासन की लापरवाही हुई थी, जिसके बाद जो बाकी शिवसेना के नेता हों या महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता, उनका जो रिएक्शन है उस पर उन्होंने काउंटर रिएक्शन दिया था। बाकी ज़्यादातर सवाल के जवाब उन्होंने यही दिए कि जेल में जो उनके साथ लापरवाही है उसको लेकर वो आगे एक्शन लेंगी, शिकायत करेंगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको चैलेंज जरूर किया, लेकिन हनुमान चालीसा के मुद्दे पर जो जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जो सेक्शंस लगे थे, उस पर उन्होंने बात जरूर नहीं की। इतना इशारों में ज्यादातर बातें की गई है। टोटली कोर्ट पर जो स्टेटमेंट देना था वो स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। बावजूद इसके शिवसेना लगातार कह रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और कल पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी कोर्ट में अर्जी देंगे कि इनकी जो बेल है वो कैंसिल की जाए, क्योंकि लगातार इस पर बात की गई है। अब ये देखना होगा कि जो राणा दंपति के वकील है इस मामले में क्या दलील देते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं, वो अब आगे की जो एक्शन है उसको बताएगी नम्रता। लेकिन जिस बात को राणा दंपति लगातार ये कह रहे थे कि बदले की भावना से शिवसेना ये सब कुछ कर रही है, वो क्लैरिटी उसमें भी आ रही है, क्योंकि हथौड़ा चल सकता है। बीएमसी जो है वो उनके घर का एक बार फिर से दौरा करेगी कल। और दूसरी तरफ जिस तरह से शिवसैनिक साफ ये कह रहे हैं तमाम नेता शिवसेना के कि उद्धव ठाकरे तो बहुत दूर की बात है, किसी भी नेता के खिलाफ चुनाव लड़के बता दें। जी बिल्कुल, नवनीत राणा लीलावती अस्पताल से जब नीचे लौटी, मीडिया से बात करी थी तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग रूप उनका नजर आया, काफ़ी ज़्यादा जोश में नजर आई वो। और साफ तौर पर जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी, जिसके बाद शिवसेना का भी अलग अलग रिएक्शन सामने आने लगा। ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने जब नवनीत राणा से मुलाकात की तो इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर विपक्ष में अकेले नहीं हैं। उनको बीजेपी का सपोर्ट भी काफी तौर पर मिल पा रहा है। शिवसेना हालांकि बहुत आक्रामक नजर आ रही, क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो बीएमसी जो है ऐसे मामलों पर निजी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि नम्रता बता रही हैं कि अब कल राणा दंपति जो है वो लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता दुबे इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए आपका। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेमिका के लिए 7 लोगों को जिंदा जला देने वाले आरोपी शुभम उर्फ संजय दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजय से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार अग्निकांड के बाद फरार दीक्षित निरंजनपुर में अपने दोस्तों के घर में छिपा था और बाद में वो लोहा मंडी क्षेत्र पहुंच गया। पुलिस को देखकर भागने के दौरान उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें भी आई हैं। संजय दीक्षित ने एक महिला से शादी की कोशिश में नाकाम रहने के बाद उससे बदला लेने के लिए उसकी स्कूटी में आग लगा दी।
स्वर्णबाग कॉलोनी की रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी उसकी स्कूटी में आग लगाई तो आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते देखते पूरी वहां पर इमारत में आग लग गई भीषण। इसमें एक दंपति समेत 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 9 लोग इसमें घायल भी हुए। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक आतंकी हैदर है जो लश्कर से जुड़ा हुआ था और वो पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा आतंकी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था। मारे गए दोनों ही आतंकी घाटी में पिछले 2 साल से एक्टिव थे। वहीं कुलगाम के देवसार इलाके में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर बीजेपी और केजरीवाल की जंग में आज एक नया मोड़ आ गया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी गिरफ्तारी को बेअदबी मामले से जोड़ दिया। बग्गा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी इसलिए करवाई क्योंकि वो बेअदबी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बग्गा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बेअदबी करने वालों का प्रमोशन करा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि चाहे 100 एफआईआर दर्ज हो जाएं, वो डरने वाले नहीं हैं। बग्गा ने उनकी पगड़ी मामले में अल्पसंख्यक आयोग को नोटिस का स्वागत किया। अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा के उस आरोप पर पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के वक्त पंजाब पुलिस ने बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने दी। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 एफआईआर कीजिए। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा। आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 एफआईआर भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप एफआईआर करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाकर ढकवाएंगे। उनकी जो एक लेडी ऑफिसर साथ में आई थी, उसने कहा कि बांध लेने दीजिए। इस बीच तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी हुई है। सिसोदिया ने एक ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुंडे को बचाने में लगी बीजेपी विधानसभा नहीं बचा पाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त है। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाई कोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस बीच आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों पर ऐसी गिरफ्तारी होने लगी, आम आदमी पार्टी के कई नेता बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। खुद केजरीवाल पीएम मोदी पर कमेंट कर चुके हैं। ऐसी कार्रवाई होती रही तो केजरीवाल पर 20 राज्यों में फायर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला, कहा कि केजरीवाल दूसरे दल के नेताओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है, और उससे भी ख़राब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। आज वही हो रहा है कि आप जो है वो अपने
जो आपकी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उसका बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, पावर का इस्तेमाल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए करो, लोगों की प्रोग्रेस के लिए करो, न कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए करो। अब ये प्रताड़ित करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं की पुलिस कहीं भेजेंगे, अपने विरोधियों को जो है परेशान करेंगे। पंजाब के मंत्री, मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, वो सब दिल्ली में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ में ऐसे ही कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ बोला, मैंने कई बार देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं बोला, बहुत खराब बोला। उसके बाद अगर हम इस तरीके की राजनीति में अगर कोई जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में दिल्ली में 20 राज्यों में, देश में उनके ऊपर में एफआईआर हो जाएगी। तो कौन ये राजनीति कोई अपना विकास नहीं लेके आ सकती है। और सियासत की इन खबरों से अलग एक ऐसी खबर जो ये सोचने पर मजबूर करती है हम किस तरह से समाज में रह रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में 4 मई को एक हिंदू नौजवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका कसूर बस इतना था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। यह घटना उस शहर में हुई जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। मुसलमानों के हक की आवाज उठाने वाले ओवैसी पर अब सवाल ये उठने लगे हैं, क्या धर्म देखकर ही मोहब्बत करनी होगी? प्रश्न यही उठ रहे हैं कि हैदराबाद के हिंदू खतरे में तो नहीं। देखें ये रिपोर्ट। घर में मातम का माहौल है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद इस मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक मां अपने बेटे को आखिरी बार गले तक नहीं लगा सकी। पत्नी बेहोशी की हालत में है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ दिन पहले तो शादी हुई थी, लेकिन धर्म की आड़ में कुछ जाहिलों ने इस औरत से उसका सुहाग ही छीन लिया। शायद इस औरत का कसूर यही था कि उसने एक हिंदू लड़के से शादी की थी। सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मुसलमानों के हक की आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी क्या हिंदू लड़के की हत्या पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे? क्या हैदराबाद में मोहब्बत करना गुनाह है? शायद ओवैसी के मुताबिक धर्म देखकर ही मोहब्बत करनी चाहिए। ओवैसी ने तो एक ही पल में अपना फैसला सुना भी दिया। शादी निकाह 2 मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते हैं। एक तरफ नागराजू की हत्या पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और अगले ही क्षण इस शादी को गैर इस्लामिक बता दिया। हैदराबाद में धर्म देखकर ही मोहब्बत करनी होगी, नहीं तो बीच सड़क पर हिंदुओं को तालिबानी सजा सुना दी जाएगी। इस्लाम के रक्षक खुद अपने हाथों से सजा देने आएंगे। तलाक को भी मारा था, तीनू खान को भी मारा था, रकबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। हमारी ये जुल्म की भी दास्तान आखिर के दरबार में कोई पहुंचा दे। धर्म के आधार पर होने वाले जुल्म के खिलाफ जिस हैदराबाद में ओवैसी फूट फूट कर रो गए, उनके उसी हैदराबाद शहर में बीच सड़क पर एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस हैदराबाद से ओवैसी पिछले 18 सालों से सांसद हैं, उसी शहर में 25 साल के नौजवान नागराजू को बेरहमी से मार डाला गया।
शायद नागराजू का कसूर यही था कि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, जो कि उस लड़की के भाई को नागवार गुजर गया और सरेआम सड़क पर अपनी बहन की आंखों के सामने उसके पति को मार डाला। जो लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे, उन्होंने भी नागराजू को नफरत की चोट से मरते बिलखते छोड़ दिया। पूरी घटना बुधवार यानी 4 मई को सुरूर नगर में हुई, जब नागराजू अपनी पत्नी के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी स्कूटर पर आए 2 हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। पहले नागराजू पर लोहे की छड़ से और फिर उस पर चाकू से हमला किया, जिससे नागराजू की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों हमलावर कोई और नहीं बल्कि नागराजू की पत्नी यानी सुल्ताना के भाई थे। नागराजू के प्रति उनकी नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उसे सरेआम बीच सड़क पर बेरहमी से मार डाला। नागराजू को बिलखता देख उसकी पत्नी रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन उसके भाइयों ने धर्म की आड़ में एक नहीं सुनी और बेरहमी से नागराजू को मारते रहे। भरी सड़क में लोगों के बीच नागराजू का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सुल्ताना से शादी की थी। हमारे साथ शरीन सुल्ताना उनकी पत्नी मौजूद हैं। वो उस वक्त वहाँ पर चश्मदीद थी। बहुत अपील उन्होंने की थी वहाँ पर मौजूद लोगों से कि किसी तरह से उनके पति को बचाया जाए। आपने वहाँ पर कैसे पता चला पहले तो, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि आपके भाई जो हैं वही कातिल हैं, तो क्या हुआ उस वक्त जब आप वहाँ पर थीं नागराजू के साथ? मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे सर। रोड मतलब जो मेन रोड था ना, रोड क्रॉस करना था, तो रोड क्रॉस करने के लिए बाइक स्लो कर रही हूँ ना। राइट और लेफ्ट साइड बाइक्स आते जाते रहते ना, स्लो करते ही 2 बाइक से सडनली आए और वो लोग मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को धक्का दिए। धक्का दे के मेरे हस्बैंड को राड लेके मारते गए और 4 मेंबर्स थे ना। मैं मेरे हस्बैंड को बचाने गई तो मेरे भाई के फ्रेंड मुझे ढकल दे के धक्का दे रहे और मेरे भाई मारते गए और राड लेके ओनली सर पे ही मारे। पूरा ब्रेन पूरा बाहर आ गया और एक 15 मिनट या 20 मिनट से उनको मारे, लेकिन वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करे। वहाँ पे जो भी बाइक्स पे जाते थे ना, वैसा कोई भी हेल्प नहीं करे। और मारते वक्त दूर ठहर के सब वीडियोस लिए, लेकिन जान बचाने के लिए कोई भी नहीं आए। अश्विन अपने भाइयों से पति की जान की भीख मांगती रही। वो कहती रही कि मेरे पति को बख्श दो, वो कहती रही कि मेरे राजू को छोड़ दो, लेकिन उसके सगे भाइयों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची थी। मैंने कहा कि मैं राजू को मतलब हम दोनों को जुदा करना चाह रहे थे ना, छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे राजू को जान से मत मारो, आपके पैर पड़ूंगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं सुने। मेरे राजू का पूरा सर फूट जाने के बाद भी अभी जिंदा है शायद बोल के उन्होंने और मारते ही गए। एक 30 या 35 टाइम्स उन्होंने राड से मारते ही गए और सीसी कैमरास में भी दिख रहा है कि वो नॉन स्टॉप मारते गए मेरे हस्बैंड को। नागराजू और सुल्ताना एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते थे। इसी साल 31 जनवरी को दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके भाई इस बात के खिलाफ थे कि उनकी बहन ने एक हिंदू लड़के से शादी कैसे कर ली। आप नागराजू को कैसे जानती हैं? कैसे आप दोनों की दोस्ती बढ़ी? कैसे शादी की आप लोगों ने? हम दोनों क्लासमेट्स हैं, एक ही जगह पढ़ते थे हम दोनों और 10 या 9 ईयर्स से राजू मुझे मालूम है और जान 31 को मैरिज हुई। ओनली 3 मंथ्स ही हुआ मैरिज हो के हम दोनों की। आपके परिवार को ये पसंद नहीं था? मतलब क्यों ये इतनी मतलब उनके खिलाफ इतनी रंजिश क्यों हुई? मेरे भाई को कैस्ट फीलिंग थी कि मैं मुस्लिम हूँ और राजू हिंदू है, लेकिन मुझे कैस्ट फीलिंग कुछ भी नहीं है, सब इंसानी है। और उनके दिल को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम हिंदू की फीलिंग है, तो ऐसा नॉर्मली बोलते ना कि मुस्लिम्स कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का कत्ल नहीं करते। उन्होंने इतने बुरे तरीके से जो मेरे हस्बैंड को मारे ना, उन्होंने एक हिंदू से भी वेस्ट उन्होंने असल उनके लिए कुछ वर्ड्स भी नहीं बोल सकते जो इतने बुरे तरीके से उन्होंने मारे। नॉर्मली बोलते ना मुस्लिम झूठ नहीं बोलना, किसी का कत्ल नहीं करना, लेकिन उन्होंने इतने वेस्ट है कि उनको कुछ बोल ही नहीं सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।